अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्विंटेसेंस क्लासेस। तो क्विंटेसेंस अपना पहली बार कश्मीर में मेंटरशिप सेशन और मेंटरशिप का पूरा एक साल का प्रोग्राम लेकर आ रहा है, जिसमें जितने भी बच्चे खुद से पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको हैंड होल्डिंग चाहिए, उनको गाइडेंस चाहिए, उनको टेस्ट चाहिए, उनको कंटिन्यूअस मेंटरिंग चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि वैल्यू एडिशन कैसे इस्तेमाल करना है अपने आंसर्स में, उनको पता होना चाहिए कि आंसर राइटिंग की एनरिचमेंट कैसे करनी है, नोट्स को बेहतर कैसे बनाना है, कंटेंट कहां से पढ़ना है। ये सारी चीजें इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हम आज शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है क्विंटेसेंस 360। ये 360 इस तरीके से बिकॉज इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की स्टेज तक का आपका कंटिन्यूअस मेंटरशिप होता रहेगा। अब ये हम पहली बार वन ऑन वन मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों केसेस में ये पॉसिबल है, आप आ सकते हैं इसमें, और ये आपका शुरू हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विंटेसेंस। टुडे हम एक नया फीडबैक वीडियो आपके लिए लाए हैं रिगार्डिंग आंसर राइटिंग। तो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बोला है कि किस तरह डिमांड को डिसाइफर करते हैं, तो उसी हिसाब से इस क्वेश्चन का भी हम डिमांड डिसाइफर करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि बच्चे ने इसके आंसर में क्या लिखा है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक देखते हैं हम, टॉपिक किस टॉपिक में से है ये क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Access the socio-economic roots of tribal rebellions during the colonial period with special reference to Santhal and Munda uprisings। इसका मतलब जो टॉपिक है वो है ट्राइबल रेबेलियंस में। नैरेटिव की बात अगर करें, नैरेटिव आपका एक्सेस है। एक्सेस का मतलब होता है एक हिसाब से टू व्हाट एक्सटेंट, यानी कि किस हद तक, यानी कि हम एक हिसाब से इसको एस्टिमेट कर रहे हैं। इसका जो एक क्वेश्चन मांग रहा है उसका एस्टिमेट निकालेंगे। 100% था, 50% था, रिलेटिव था, ऐसी चीज़ें। तो यानी कि इसका जो ये हमारा जो नैरेटिव है, इसका जो मकसद है वो किस हद तक है निकालना होता है कि किस हद तक ये क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन में जो मांग रहा है, जो मैटर है, तो किस हद तक, प्लस एंड पे जब हम कंक्लूड करते हैं उसमें हमें ज़रूरी होता है कि एक जजमेंट दें। ठीक है, तो नैरेटिव आपका आ गया एक्सेस। अब आती है बात फोकस की। इस आंसर का फोकस क्या है? इस आंसर का फोकस है सोशो इकोनॉमिक रूट्स ऑफ ट्राइबल रेबेलियंस विद स्पेशल रेफरेंस टू संथल एंड मुंडा अपराइजिंग्स। यानी कि ट्राइबल रेबेलियंस की बात हो रही है, इनके सोशो इकोनॉमिक रूट्स, मगर स्पेसिफिकली किसकी बात हो रही है? स्पेशली किसकी बात हो रही है? संथल और मुंडा रिवोल्ट की। यही हमें देखना है इन शॉर्ट कि ये क्वेश्चन जो मांग रहा है वो ये है कि किस हद तक सोशो इकोनॉमिक जो जो वहाँ पे सिचुएशन थी ट्राइबल रेबेलियंस की, उसका जो रूट कॉज था वो सोशो इकोनॉमिक था। यानी कि किस हद तक सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स थे इसके पीछे, इन रेबेलियंस के पीछे। क्या वो प्राइमरी फैक्टर्स थे, क्या वो सेकेंडरी थे, या कोई और फैक्टर भी था इन एडिशन टू सोशो इकोनॉमिक रूट्स, या वो दोनों चीज़ें आपस में इंटरलेट करके थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका बच्चे ने आंसर क्या दिया है। Let's start with the introduction. With the emergence of British, the livelihood emergence of British, इसमें थोड़ा सा इसको हम बढ़ाएंगे। Emergence of British, the livelihood, socio-economic, cultural life was severely impacted. Market forces forced tribals to become tenants, sharecroppers, laborers in their own land, leading to revolts like Santhal and Munda uprising। ठीक है, देखो आप ये इंट्रो में जो रियल चीज़ है वो है सोशो इकोनॉमिक, जो थोड़ा उधर से एड्रेस किया है, लेकिन फिर भी इट नीड्स टू बी बेटर, नीड्स बेटर, क्योंकि ये जो हमारा ये इंट्रो है इस बच्चे का, यहाँ पे ये हाईलाइट नहीं कर रहा है कि इट वाज मोर ऑन अबाउट सोशो इकोनॉमिक रेजिस्टेंस जो उनकी थी ट्राइबल्स की। ये तो सिनेरियो दे रहा है कि उनने ये किया, उनने वो किया, फिर मार्केट फोर्स ने ट्राइबल किया, ये उन्होंने शेयर क्रॉप बनाया, उन्होंने लेबर बनाया, फिर एंड पे अल्टीमेटली रिवोल्ट्स हो गए। लेकिन ये अल्टीमेट थीम जो है वो हाईलाइट नहीं कर रहा है, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक रेजिस्टेंस। और उनका अपना एक और चीज़ थी जिसके लिए वो लड़ रहे थे, वो थी ट्राइबल आइडेंटिटी, अपनी पर्टिकुलर आइडेंटिटी, जहाँ पे जिस पे ब्रिटिश ने अटैक किया था। तो थोड़ा बहुत ये रेलिवेंट है इसका इंट्रो, लेकिन लैंग्वेज पे थोड़ा बच्चे को काम करना है, चॉइस ऑफ वर्ड्स पे इसको काम करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे स्टार्ट इसने कर दिया, इसने संथल अपराइजिंग मुंडा के बारे में लिख लिया है, उनको थोड़ा बहुत हाईलाइट किया है। यहाँ पे बच्चे को समझना है, सिंस जो पूरा क्वेश्चन है वहाँ पे बोला गया है विद स्पेशल रेफरेंस टू संथल एंड मुंडा अपराइजिंग। इसका मतलब है जो आपके पॉइंट्स होंगे उसमें भी हाईलाइट ही करना है आपको उनकी ही एग्जाम्पल्स, संथल और मुंडा की, नॉट जस्ट कि आपने यहाँ बना दिया ऐसे फिर आगे आगे कहीं जिक्र ही नहीं है। थ्रू आउट योर आंसर यू हैव टू टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम बोथ दीज रेबेलियंस। अब इनने कॉज लिखा है इसका, क्रिश्चियन मिशनरी पता है सबको, फोर्स ट्राइबल्स टू बिकम, फिर से जो इंट्रो में लिखा है फिर से बॉडी में आ गया वो, ट्राइबल्स वेयर uneducated and get lured into trap of money lenders and middlemen, ठीक है ये भी इकोनॉमिक है। ट्राइबल वे स्टक इन साइकिल ऑफ डेट, ये भी इकोनॉमिक है, ठीक है। लेकिन इसमें आप एक चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बोला पहले कि देखना है कि इसका डेरिवेटिव है क्या, वो है एक्सेस। तो एक्सेस के हिसाब से इसका गोल क्या है, पहले दिखाना कि क्या वो जो फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये रिबेलियन हो गए, क्या वो प्राइमरीली वो सोशो इकोनॉमिक थे या कुछ अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स भी थे, या दोनों ने आपस में मिल के यानी कि इंटर लिंकेज मिल के रिजल्ट था इनका संथल और मुंडा का, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन जो बोलता है एक्सेस तो सोशो इकोनॉमिक रूट्स ऑफ ट्राइबल रिबेलियंस, इसका मतलब है इस बच्चे को कॉज जो लिखा है इसने उसमें इसको दिखाना है कि वो रूट्स क्या थे, सोशो इकोनॉमिक रूट्स ऑफ ट्राइबल रिबेलियन इसको दिखाना है। फिर इसको यही बोलना है कि क्या ये रूट जो थे वो प्राइमरी थे, वो सेकेंडरी थे, या कोई और भी रूट्स थे जिसकी वजह से ये रिबेलियन जो था हुआ, विद स्पेशल रेफरेंस टू संथल एंड मुंडा। जैसे सपोज इसको मेंशन करना है लैंड एलियनेशन, फॉरेस्ट डिस्प्लेसमेंट जो उनका हुआ, ठीक है, उनके लैंड राइट्स छीन लिए गए, ट्रेडिशनल लैंड राइट्स, ठीक है, या उनको एक्सप्लॉइट किया गया, जैसा कि आपने देखा होगा वहाँ मेंशन करके होता है डिक्कूज के बारे में, तो वही, या मनी लैंडर्स वगैरह जो भी है वो भी है जो आपको मेंशन करना है, ठीक है, या उनके साथ बॉन्डेड लेबर हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद उनको टैक्सेस भी लगाए गए बहुत ज़्यादा, उनके पास उतनी एबिलिटी थी नहीं कि वो जनरेट कर सके, और उनके अपने जो मेजर चीज़ थी उनके अपने ट्राइबल इंस्टीट्यूशंस जिनकी वजह से वो अपने आप को गवर्न करते, उनको भी कोलैप्स किया गया, उनको भी बंद किया गया। तो ये तो हो गए कुछ इसके सोशो इकोनॉमिक रूट्स, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें बोलो किस हद तक ये थे रीजन फॉर दोज रिबेलियंस। इसका ज़रूरी मतलब है कि साथ में कुछ और भी थे, खाली ये नहीं थे। आप देखेंगे जैसे उनके कल्चर पे अटैक हुआ, उनके रिलीजन पे अटैक हुआ, ठीक है, उनके रिलीजन पे अटैक हुआ, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं हम क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में हम इनको बोल सकते हैं। उसके बाद उनकी जो अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी उन पे अटैक हुआ, जिनकी वजह से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया अपने रिवोल्ट्स। जो ही उनको लगा कि हमारे आइडेंटिटी पे अटैक हो रहा है, दे प्लान दोज रिवोल्ट्स कि हम आज यहाँ अटैक करेंगे, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट एन ऑर्गेनाइजेशन। वो ऐसे ही रैंडम रिवोल्ट्स नहीं कर रहे थे, उनके पास एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी वजह से वो रिवोल्ट कर रहे थे। दैट मीन्स पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। आप कह सकते हैं, आप हमें जजमेंट देनी है कि भाई वो प्राइमरी थे, सेकेंडरी थे, या कुछ और था। इस हिसाब से यू कैन कंक्लूड दैट सोशो इकोनॉमिक जो था इसका रूट जो था, जो कॉजेज थे, जो फैक्टर्स थे, वी कैन से दैट दे वर द प्राइमरी ट्रिगर या प्राइमरी फैक्टर था। लेकिन उन रिवोल्ट्स को शेप देने में या उनका स्कोप बढ़ाने में हाथ किसका था? कल्चर और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का। इन शॉर्ट मेजरली वी कैन से सोशल फैक्टर्स थे जिन्हें ट्रिगर किया, लेकिन उसको फैलाया किसने? फैलाया उनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने और कल्चरल एसोसिएशन पे। ठीक है, दैट्स द आंसर। अभी जो क्वेश्चन था ये 10 नंबर का था, तो इसका मतलब है सिंस इसने ना ही रूट्स दिखाए हैं, सिर्फ कॉज दिखाए हैं, जनरल कॉज दिखाए हैं कि कॉज क्या क्या था, लेकिन रूट्स क्या क्या था और क्या वो पूरा रूट सोशल इकोनॉमिक की वजह से हो रहा था कि किसी और की वजह से हो रहा था, वो इसने मेंशन नहीं किया। इसका इंट्रो थोड़ा बहुत लैंग्वेज के हिसाब से थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा आई कैन से वीक चॉइस ऑफ वर्ड्स है यहाँ पे। तो अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो मेरे हिसाब से इसका जो
मार्क्स होंगे वो 2 से लेकर 2.5 तक होंगे इसका, क्योंकि इसने डेट टू के हिसाब से नहीं लिखा है, तो उस हिसाब से क्या हुआ, इसकी डिमांड जो लिखा है इसने वो डिमांड के हिसाब से नहीं आ रहा है। ठीक है, चलते हैं अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द जलियांवाला बाग मैसेकर marked the end of British moral legitimacy in India. Examine national and international impact of the incident. यानी कि जब भी आप क्वेश्चन को देखिए तो ऐसे अंडरलाइन करो इन चीज़ों को, ताकि आप इसके इर्द गिर्द ही अपना आंसर लिख पाए और इनको एड्रेस करो प्रॉपरली अपने एग्जाम में। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। जब आप क्वेश्चन देखोगे उसको अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन क्या मांग रहा है। अब यहाँ पे एक मसला होता है कि बच्चा समझता है कि जो ये पहली स्टेटमेंट है क्वेश्चन की वो उसने ऐसे ही दी हुई है, हमारा जो गोल है जो वो हमारा ये होता है, एग्जामिन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पैक्ट ऑफ द इंसिडेंट। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करता है जलियांवाला बाग के बारे में कि वहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ था, इतने लोग मारे गए, जनरल डायर ने ये किया, जनरल डायर ने वो किया। तो अल्टीमेटली फिर वो पूछते हैं किस पे, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पैक्ट ऑफ इंसिडेंट पे। ठीक है, लेकिन असल डिमांड जो है इसका कुछ पर्पज होता है, देयर इज ऑलवेज अ पर्पज बिहाइंड द स्टेटमेंट, जहाँ पे जो पहली होती है। इसका मतलब जब वो टोन जो होगा आपके आंसर का वो स्टार्ट होता है इंट्रो से। इसका मतलब है आपको इंट्रो में एड्रेस करना है इसको, जलियांवाला बाग ने कैसे, हाउ इट मार्क्ड द एंड ऑफ ब्रिटिश मॉरल लेजिटिमेसी, यानी कि जो ब्रिटिश बोल रहा था हम आपकी अच्छाई के लिए कर रहे हैं सब कुछ, हमारा मॉरल वैल्यूज है, हमारा ये है, इसके लिए हम अपने आपको ऐसे ऐसे कर रहे हैं। उसका एंड जो हुआ वो किससे मार्क हुआ, जलियांवाला बाग मैसेकर से। और उसी की कॉन्टेक्स्ट में आपको बोलना है फिर कि उस जलियांवाला बाग का नेशनल और इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या था, इंडिया में क्या हुआ और ग्लोबल लेवल पे क्या हुआ। ठीक है, तो फिर आपका पता है, आपका फिर आता है एग्जामिन, दैट इज योर, इसमें आपका डायरेक्टिव है। ठीक है, अब एग्जामिन का मतलब मैं आपको बोल चुका हूँ, एग्जामिन का मतलब होता है अगर आप क्वेश्चन को देख रहे हो, क्वेश्चन को आप आंसर लिखने वाले हो, तो थोड़ा बहुत टोन जो आपका होगा, इट डजंट मीन कि आप यू विल राइट क्रिटिकल, आप क्रिटिकल लिखोगे, आप मतलब क्रिटिकल नहीं, आप नेगेटिव लिखोगे इस चीज़ का, नहीं। नेगेटिव का मतलब होता है सम लिमिटेशंस वगैरह वगैरह या कुछ था। इसका पहला मकसद होता है कि जो इस इंसिडेंट का है, एग्जामिन एक हिसाब से हो गया इन्वेस्टिगेट करना, किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना। जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं हम सुराग ढूंढते हैं हर किसी चीज़ का कि ये है, यानी कि इट नीड्स ए डीपर प्रोब। अब एग्जाम क्या करना है हमको, नेशनल और इंटरनेशनल इम्पैक्ट, यानी कि डीपर प्रोब ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इम्पैक्ट। इंडिया में क्या हुआ डीपर लेवल पे और इसमें क्या हुआ, यानी कि जो मेजर चीज़ें, जो क्रिटिकल चीज़ें थी वहाँ पे, जो क्रिटिकल यानी कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं इस इवेंट में वो मेंशन करनी है, और यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई है वो मेंशन करनी है। ठीक है, और अगर कोई नेगेटिविटी थी कुछ थी तो यू हैव टू मेंशन इट। अगर आप यहाँ पे मेंशन नहीं भी करोगे तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि इनहेरेंटली ये क्वेश्चन नेगेटिव टोन में नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद द आंसर ऑफ द स्टूडेंट। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। Jallianwala Bagh massacre took place on 13 April 1919 in Amritsar when General Dyer gave order to shoot peaceful protesters, resulting in hundreds of innocent deaths. This disaster took the Indians to the core, and Britishers lost their moral legitimacy in India, not just due to the act, but the way they managed it. ठीक है, देखिए ओवरऑल इंट्रोडक्शन इसका भाई सबसे पहली बात ये ज़्यादा है, लॉन्ग इंट्रो है। इंट्रो अगर यहाँ पे समअप किया होता या यहाँ पे तो चल जाता, थोड़ा बहुत इसको देखना है कि ये 4 या 5 लाइन में समअप हो जाए, इवन 4 के 3 लाइन में भी काम कर सकते हैं इस चीज़ को। अब देखो ये जो कहानी यहाँ नरेट कर रहा है इसमें कि फिर ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, इट्स बेटर टू नॉट राइट इन दिस वे। हालांकि इट इज रेलेवेंट, दिस इज रेलेवेंट, इसमें कोई भी चीज़ रेलेवेंट नहीं है, लेकिन बेटर है जो क्वेश्चन ने पूछा है आपको डायरेक्टली उसी पॉइंट पे आ जाओ। तो क्वेश्चन क्या पूछता, क्या था क्वेश्चन, मॉरल लेजिटिमेसी इन इंडिया के बारे में कैसे इसने मार्क किया है। अब बच्चे ने इसको एड्रेस किया है, ये भी ठीक है, लेकिन स्पेस बचानी है, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें सब कुछ एड्रेस होना चाहिए इसमें। तो इसीलिए थोड़ा वो शॉर्ट करें इसको अगर थोड़ा बहुत कम ही लिख लिए विद ऐसे विद इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑर्डर्ड बाय जनरल डायर, और वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट नहीं डेथ्स नहीं थे,
जो ऑफिशियल वैल्यू था वो तो कुछ अराउंड 300 कुछ था, और रियलिटी में 1000 हुए थे उसमें इन्वॉल्व। शोकिन स्कोर एंड ब्रिटिश लॉज देयर मॉरल लेजिटिमेसी इन इंडिया नॉट जस्ट ड्यू टू द एक्ट। देखो अब ये बच्चा यहाँ पे खुद ही फंस गया है, द वे दे मैनेज्ड इट। कैसे फंस गया है? बच्चा खुद पिच कर रहा है यहाँ पे, भाई दे लॉस्ट देयर मॉरल लेजिटिमेसी इन इंडिया नॉट जस्ट ड्यू टू द एक्ट जो उन्होंने किया, और द वे दे मैनेज इट। सिंस आप यहाँ पे पिच कर रहे हो भाई उनका लेजिटिमेसी खत्म हो गया उनके ऐड की वजह से, और उनके जैसे उन्होंने ऐड को मैनेज किया, तो इसका मतलब है इसके बाद क्या आना चाहिए था? इसके बाद वो एक्ट आना चाहिए था कि क्या क्या किया ब्रिटिश ने और उनने कैसे इसको मैनेज किया, उन्हें क्या क्या किया इसके लिए। तो बेटर है यहाँ पे इसके बाद अगर आपने पिच किया लेजिटिमेसी को, तो बेटर है इसको उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा बहुत स्लाइटली उसको दिखाओगे कि आपको दिखाना है कि उस इवेंट में हुआ क्या क्या जिसकी वजह से इसकी जो लेजिटिमेसी है वो ख़त्म हो गई। जैसे आपको पता है 1000 लोगों को मारा गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई रिमोर्स नहीं दिखाया, उन्होंने इन शॉर्ट उसको सपोर्ट ही किया, डायर को सपोर्ट ही किया उन्होंने, और इन्हें लगा था वो हंटर कमीशन इसके लिए जो रॉन्ग थे चेक करने के लिए, उनने भी अपना उन्हें जस्टिस को डिलीवर नहीं किया। और इसी दौरान बहुत सारे जो लॉयलिस्ट थे या जिन्होंने पैसिव स्ट्रगल की थी अभी उससे पहले, उन्होंने भी अपने जो वो उनको टाइटल्स दिए गए थे उन्हें वो छोड़ दिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल रविंद्रनाथ टैगोर, उनने अपना सर टाइटल जो था नाइटहुड जो था उन्हें वो छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद वी कम टू नेशनल। अब हमने दिखाया कि भाई ऐसे ये इवेंट्स थे जिनकी वजह से ब्रिटिश की लेजिटिमेसी खत्म हो गई। अब आपको दिखाना है इन इवेंट्स का नेशनल इम्पैक्ट क्या था, इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या था। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इम्पैक्ट की, जलियांवाला बाग मैसेकर, विड्रॉल ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, along with general population they would approve among the international। ठीक है, लॉन्च ऑफ खिलाफत, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, 3 पॉइंट ने दिए हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा प्रिसाइसली लिखना है। रोल ऑफ गांधी, नॉन कॉपरेशन, यानी कि इससे पहले उनका शिफ्ट कुछ और था, अब उन्हें अपना आइडियोलॉजी थोड़ा शिफ्ट किया, कहीं और नॉन कॉपरेशन लगाया। उसके बाद जैसे यहाँ पे लिखना है टैगोर ने दिया है, सत्याग्रह पे दिया है, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी थे जिन्हें जो हाईलाइट करते हैं कि नेशनल लेवल पे इंडिया का इम्पैक्ट क्या हुआ। जैसे लॉस ऑफ फेथ, इनको समझ आ गया कि ब्रिटिश की जो मॉरल पॉलिसी वगैरह ये सब कुछ एक धोखा है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, यानी कि मास अवेकनिंग हो गई, जिसमें आपके पेजेंट्स भी आए, स्टूडेंट्स भी आए, वर्कर्स भी आए। ठीक है, और बड़ी एक बात इसमें ये था कि इस इवेंट से क्या हुआ, जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स थे उनकी यूनिटी थी और स्ट्रांग हो गई, और उन्होंने फर्दर अपना जो स्ट्रगल थी उसको फॉरवर्ड किया। इम्पैक्ट देखो, अगर कहीं पे इससे पहले इंट्रो में जलियांवाला बाग को उन्हें शॉर्ट लिखा होता JWB तो चल जाता, लेकिन ये बीच में लगा रहे हैं और उन्हें कहीं पर भी इसका ऊपर इंट्रो में या बॉडी में कहीं पे इसको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखा है, तो यहाँ पे एवेलुएटर इनको नंबर थोड़ा बहुत वो थोड़ा बाइस हो जाएगा कि इसे क्यों लिखा है यहाँ पे ऐसा। अब सवाल क्या है इसमें, आंसर क्या है लिखा है इसने, पॉइंट्स क्या लिखे हैं इसमें, ग्लोबल ऑडियंस विटनेस कॉलोनियल माइंडसेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देना जरूरी है एग्जाम्पल, कौन कौन सी कंट्रीज थी या कौन सा ग्लोबल लेवल नेशन था जिसने जो ग्लोबल लेवल पे था, जिन्होंने बोला कि भाई सपोर्ट किया एक सबसे इंडिया पे, या उन्होंने देखा कि भाई इनका माइंडसेट जो है कॉलोनियल है। वो जैसे आपका USA था, आपका फ्रांस था, आयरलैंड था, और आयरलैंड तो इंडिया के लेवल पे ही अपना एक पैरेलल बनाया था मूवमेंट भी उन्होंने बनाया था आयरलैंड ने। ठीक है, तो ट्रू इंटेंशंस ऑफ ब्रिटिशर्स गॉट एक्सपोज ग्लोबली, वर्क ऑफ अमेरिकन मीडिया, ये पता नहीं क्या है इधर, इट क्लियरली बस्टेड व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी। ठीक है, कंट्रीज लाइक USA गेन सिंपैथी फॉर इंडियाज कॉज। देखो पहला और चौथा पॉइंट जो है, यू कैन क्लब देम एंड मेक 1 पॉइंट, कॉलोनियल माइंडसेट प्लस सिंपैथी उसकी वजह से हमने गेन किया। अब यहाँ पे प्रेस का रोल को दिखाना है कि प्रेस कोई ऐसा कोई पेपर तो नहीं था जिसने दिखाया, जिसने हाईलाइट किया इस इशू को। ठीक है, तो उसी हिसाब से। और एक और चीज़, इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे आपका लीग ऑफ नेशन था, उसमें क्या हुआ, तो ब्रिटिश का जो स्टैंड था वहाँ पे लीग ऑफ नेशन की भाई मैं हर जगह सही काम कर रहा हूँ, सबकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, वहाँ पे उसका वो स्टैंड वीक हो गया। उनको भी समझ आया, क्योंकि पूरे दुनिया में तो उनका दिख गया कि ये भाई ये रॉन्ग कर रहे, गलत कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी इसका जो पोजीशन थी वो वहाँ पे वीक हो गई। तो अल्टीमेटली अब कंक्लूजन क्या दिया इसने, द ब्लड ऑफ मार्टियर्स पुट स्ट्रेन द ग्लोबल इमेज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड JWB मैसेकर वाज द स्टार्ट ऑफ न्यू फेज। अब ठीक है, रेलेवेंट है और थोड़ा बहुत चल जाएगा, ओके है, लेकिन कुछ इससे भी बेटर हो सकता है। कैन यूज ऐसा कि हम इसमें ला सकते हैं कुछ वर्ड ऐसे जैसे
it stripped British Raj of its legitimacy, ऐसा कुछ legitimacy both at home and abroad, ultimately marking the end of British rule. या लिखते हैं इसमें for the final nail in the coffin, ऐसे ऐसे चीज़ लिखते हैं इस पे। इसको स्ट्रक्चर देख के स्ट्रक्चर वगैरह तो अभी फिलहाल ठीक किया है इसने, नेशनल को सेपरेट किया है और कंक्लूजन भी इसका ठीक ठाक है और कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी लिखे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाएगा तो इवेलुएटर कैन गिव नंबर इन बिटवीन 2.5 से लेकर 3 तक दे देगा नंबर उसको, ठीक है।